अब जैसे ही वीर रायचंद ने अरमान सिंघानिया का नाम सुना, उसके माथे पर बल पड़ गए और वो नफरत से कहने लगा, एक तो ये डेविल किंग है जो मेरा कोई भी इलीगल बिजनेस चलने नहीं दे रहा है, और दूसरा ये अरमान सिंघानिया, इसने तो जैसे कसम खा रखी है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को, मेरे सारे क्लाइंट्स को ये मुझसे छीन कर ले जाएगा। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, फिर मैं इन दोनों को एक बार में ही अपने हाथों से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इन दोनों को। वीर ने कुछ सोचते हुए रंजीत की ओर देखा और सवाल किया, ये बताओ मीटिंग कब और किस जगह होने वाली है? जैसे ही वीर ने पूछा मीटिंग कहाँ होने वाली है, रंजीत ने वीर को बताया, एक्चुअली सर मीटिंग आज दिन में ही थी, और वो भी उनके ऑफिस में लैपटॉप के थ्रू होनी थी, लेकिन अरमान सिंघानिया वहां नहीं आया था क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल गया था। जैसे ही वीर ने ये सुना, वो हैरान हो गया और बोला, अपनी वाइफ के साथ मॉल में गया था? अरे क्या अरमान सिंघानिया की शादी हो गई? वीर रायचंद मन ही मन सोचने लगा, अरमान सिंघानिया की शादी कैसे हो सकती है? उसकी शादी रोकने के लिए तो मैंने उसकी होने वाली बीवी के बॉयफ्रेंड को अगवा करवा लिया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और इस मामले में मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ कि मुझे कुछ खबर ही नहीं है? वो धीमी आवाज में बड़बड़ाया, उस लड़की ने अरमान से शादी कैसे कर ली और किसी भी न्यूज में उसकी शादी की खबर नहीं आई? इट्स स्ट्रेंज। तभी रंजीत ने कहा, सर, अरमान सिंघानिया ने अपने दादाजी की तबीयत की वजह से शादी की है, और मुझे एक और बात पता चली है। वीर ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए पूछा, क्या बात? रंजीत बोला, सर, ये पता चला है कि जिस लड़की से अरमान की शादी होने वाली थी, वो शादी के दिन ही भाग गई थी, और उसके बाद सिंघानिया परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अरमान की शादी किसी और लड़की से करवा दी। अब जैसे ही वीर ने ये सुना, वो जोरों से हंसने लगा और बोला, क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर ये सच है तो ये खबर हमारे लिए बॉम्ब ब्लास्ट से कम नहीं है। हम कल सुबह ये खबर अरमान के ऊपर फोड़ेंगे, और मैं देखता हूँ कि उसे फॉरेन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं। वीर रायचंद मुस्कुराते हुए बोला, भले ही तुमने शादी करके अपनी इज्जत बचा ली हो अरमान सिंघानिया, लेकिन ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए कि तुम्हारी दुल्हन शादी वाले दिन फरार हो गई थी। वो हल्का सा हंसा और फिर बोला, मुझे अब अरमान को नीचा दिखाने का मौका मिल चुका है, लेकिन इस डेविल किंग का क्या करूं जो छुपकर हम पर वार करता है। तुम कुछ भी करो और उसे मेरे घुटनों पर लेकर आओ। वीर की बातें सुनकर रंजीत की आंखों में डर दिखाई देने लगा, लेकिन उसने अपनी गर्दन नीचे झुकाई रखी ताकि वीर उसकी आंखों में डेविल किंग का खौफ देख न ले। रंजीत घबराते हुए सोचने लगा, सर को इस बात का एहसास नहीं है कि डेविल किंग एक तूफान है जो सिर्फ कुछ ही पलों के लिए नजर आता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। हम उसे घुटनों पर कैसे ला सकते हैं? डेविल किंग के बारे में सोचते हुए अपने आप ही रंजीत के माथे से पसीना निकलने लगा। उसकी आंखों के सामने वो नज़ारा घूमने लगा जब हाल ही में कुछ लड़कियों को वीर के कब्जे से छुड़ाने के लिए वीर ने उस जगह में आग लगा दी थी। रंजीत के मन में डेविल किंग के नाम का खौफ बैठ चुका था। वो तेजी से वहां से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी ओर आस्था को अब होश आ गया था और उसकी नज़र अपने आसपास की जगह पर पड़ी। आस्था ने कमज़ोर आवाज में कहा, ये मैं कहाँ हूँ? मुझे ये जगह इतनी अजनबी क्यों लग रही है? कहीं मैं मर तो नहीं गई? मैं किसी और दुनिया में तो नहीं आ गई हूँ? आस्था के दिमाग में हमेशा से इस तरह की बेबुनियाद बातें घूमती रहती थी। हर एक्सीडेंट या बड़ी चोट के बाद उसे यही लगता था कि वो मरकर स्वर्ग में आ गई है। वैसे भी ये कोई हॉस्पिटल का कमरा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस वक्त वो अस्पताल के बेस्ट वीआईपी रूम में थी, जो पूरी तरह से एक होटल के कमरे की तरह लग रहा था। तब आस्था ने सोचा, लगता है भगवान जी ने हमें अपने पास बुला लिया है, इसलिए वो अपने स्वर्ग के दरवाजे के कमरे में
हमारा इलाज कर रहे हैं, लेकिन कान्हा जी ने इतनी जल्दी हमें अपने पास क्यों बुला लिया? अब हम डॉक्टर कैसे बनेंगे? अपना सपना कैसे पूरा करेंगे? और अपनी नानी माँ का ख्याल कैसे रखेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।